हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे प्यारे शेरों। आज हम लोग निपटाने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। बच्चों, श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने से पहले मेरी दिली इच्छा है कि आप दो बातें जान लो। हमारी इस दुनिया में दो तरह के मोशंस डिफाइन होते हैं। एक तो क्लासिकल मोशन जो हम आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों की दुनिया, जैसे कि हजार मीटर पर सेकंड से कोई चीज घूम रहा है, कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, किसी का मास 5 किलोग्राम है, अगर उसको मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दूं तो उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसी चीजें, यानी कि हम जो दो मोशन पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, पहला कौन सा होता है? क्लासिकल वर्ड जहां हम पढ़ते हैं क्लासिकल मोशन। जैसे मान लो कि कोई बच्चा बोले कि सर जी एक फुटबॉल है जिसका वजन है सपोज करो कि 1 किलोग्राम। अगर मुझे इस फुटबॉल को सर जी जो है 50 न्यूटन के फोर्स से हिट करना हो तो जरा बताएं कि इसमें कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे। तो हम जानते हैं कि कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हम न्यूटन्स लॉ लगा देंगे F = ma, और यहां से हमें F की वैल्यू मालूम है, मास मालूम है, A निकल के आ जाएगा। यानी कि क्लासिकल वर्ड में जो मोशन है उसको न्यूटन्स लॉ बहुत बेहतरीन वे में डिफाइन करता है। एक और भी चीज है बच्चों कि क्लासिकल मोशन को डिफाइन करने के लिए हम पोजीशन और मोमेंटम दो कोऑर्डिनेट अगर जान जाएं तो उसके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी का मोमेंटम मालूम है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम मालूम है तो मास इंटू वेलोसिटी यानी वेलोसिटी मालूम होगा, वेलोसिटी मालूम होगा तो एक्सेलरेशन मालूम होगा, वेलोसिटी मालूम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम होगी, और उसका पोजीशन मालूम होगा तो क्या वेलोसिटी से क्या रेंज निकलेगा, कितने डिग्री पे कहां फेंके तो कहां पहुंचेगा। ऐसी हजारों इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी मूविंग पार्टिकल के बारे में। बट जब आप क्वांटम वर्ड में घुसते हैं, क्वांटम वर्ड में सब कुछ फेल हो जाता है प्यारे बच्चों। क्लासिकल दुनिया की सारी ज्ञान धरी की धरी रह जाती हैं जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं, यानी कि क्वांटम वर्ड में घुसते हैं। क्वांटम वर्ड बोलते हैं किसे हैं बच्चों? कि क्वांटम वर्ड बोलते हैं एटम के भीतर जब हम घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को जानना चाहते हैं तो यहां पर F = ma पूरी तरह से फेल हो जाता है प्यारे बच्चों। तो सवाल पैदा होता है, अच्छा सर जी तो क्या पोजीशन और मोमेंटम जान सकते हैं? नहीं, आप तो जानते हो कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है आपको कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों कभी भी एक साथ निकाला नहीं जा सकता है। अगर आप किसी में चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम में एक्यूरेसी नहीं आएगी, और जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो चेंज इन पोजीशन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये दो बातें एक साथ निकाली ही नहीं जा सकती हैं। इसका मतलब कि क्वांटम वर्ड का जो मोशन है, किसी एटम के अंदर घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है जैसे दुनिया हमें आंखों से दिखाई देती है। वाह दुनिया के हिसाब से नहीं है, जो हमारे चारों तरफ एक्सटर्नल लाइफ है उसके हिसाब से नहीं है। तो फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों वो क्लासिकल मोशंस को पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा क्वांटम वर्ड को भी जानना चाहेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि सर जी अगर किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में जानना है, उसकी परिस्थितियां क्या होंगी, क्या रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी कि इसी का एनालॉगी है, इसी के इक्विवेलेंट जो इक्वेशन हमें क्वांटम वर्ड में सीखा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो भी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इस साल फिजिक्स के पेपर ने ये बता दिया है कि नीट जेई से कठिन भी आ सकता है, मेंस से टफ पेपर था। फिजिक्स का पेपर जो था नीट का वो बहुत ही टफ था। तो क्या पता इस साल केमिस्ट्री का पेपर आ जाए। तो मैं टफ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि थोड़ा कम काम करके सर चल जाएगा क्या, तो भाई चल भी सकता है, आई एम नॉट श्योर, नीट में चल भी सकता है। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ इस साल के पेपर जैसा तो कैसे करोगे?
तो आपको दिक्कत होगी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए धैर्य पूर्वक एक एक बातों को सुनिए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये कम है कि ज्यादा है, ये उतना है जितना तुम्हें जरूरत है। प्यारे बच्चों कहता है जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ, तो किताबों में जल्दी से इसको नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा कि दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहां पर ये एच कैप के फॉर्म में रहता है और ई कैप के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि जो जनरलाइज इक्वेशन होता है वो एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई कैप साई के बराबर होता है। प्यारे बच्चों यहां पर जो एच कैप है इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कई बार पूछ लेता है कि एच कैप क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में। अब बच्चा श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम पे यही पढ़ा रहता है, तो उसको थोड़ी पीछे की जब बातें नहीं मालूम रहती तो वो सोचता अरे बाप रे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों जो जनरलाइज इक्वेशन है वो एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई कैप साई होता है, और एच कैप को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और साई इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जरा सा मुझे वक्त दे दीजिए। और ई है यहां पर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो कहता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है एच कैप इज कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी कैप, ठीक है। तो ई यहां पे आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए जो एच कैप है ये भी याद रखने वाली चीज है, आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या है बच्चों क्वांटम फिजिक्स पूरा एक यूनिट ही है जो आगे की क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, लोग उसमें पीएचडी करते हैं। आपको 11th 12th में नीट जेई को मद्देनजर रख करके फिनिश करना है, तो कुछ एक बातें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। जैसे आपको ये भी याद रखना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप इज कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी कैप, ठीक है। अब हमें दिया है आइगन फंक्शन, ठीक है, ई, जिसे अपन आइगन वैल्यू को समझने के लिए अपन क्या समझेंगे, आइगन फंक्शन। कहता है फंक्शन व्हिच कम्स इन द रिजल्ट विथ सम कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग एन ऑपरेटर इन इट, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन व्हिच कम्स इन द रिजल्ट विथ सम कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग एन ऑपरेटर इन इट। जैसे मान लो डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर ऑपरेटर हम लोग साइन थीटा में लगाते हैं। तो आप जानते हो कि अगर हम लोग साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर दे बच्चों, तो मान लो कि d अपॉन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाता है कॉस थीटा, बिल्कुल आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अगर हम इस कॉस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन कर दें यानी d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो जरा देखिए ये -1 साइन थीटा हो जाता है, ये तो आपको पढ़ाया ही गया होगा। अब जरा देखिए अगर हम इस पे d2 स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर ऑपरेटर को लगाते हैं साइन थीटा में, तो कितना आ जाता है -1 साइन थीटा। तो जरा देखो, तो यानी कि ये हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये जो लगाया गया ये क्या हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये कैसे बिहेव किया, ये वेव फंक्शन की तरह। ये देखो ये आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू आई कि नहीं आई, इसे अपन क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन। और ये आपका क्या हो गया, ये तो साई वेव फंक्शन ही हो गया। तो फिर से मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं, देखिए कहता है फंक्शन व्हिच कम्स इन द रिजल्ट विथ सम कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग एन ऑपरेटर ऑन इट। देखिए तो साइन थीटा एक फंक्शन है जो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिजल्ट में आ रहा है। कब, जब हम उसमें एक ऑपरेटर लगा दे रहे हैं डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए सॉल्व किया गया, हाइड्रोजन एटम के लिए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम वी गिव रिजल्ट एज गिवन बिलो। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो कि ऐसा है, देखिए जब हम इसे किसके लिए अप्लाई करते हैं, अब सोच लिए हमारा सिलेबस कितना लिमिटेड है। इस पृथ्वी पर 118 एलिमेंट हैं, बहुत सारी दुनिया है, लेकिन हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ जेईई एंड नीट सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों जब इसे हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो ये क्या मिला, del2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del2 अपॉन del x स्क्वायर इंटू साई। ये साई वही है वेव फंक्शन, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। यहां पर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, e माइनस v इंटू साई। यहां पर e है उसकी
टोटल एनर्जी और v है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर को अपन लैप्लासियन ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो x y z हैं ये कुछ और नहीं, दे आर पोजीशन कोऑर्डिनेट, दे आर पोजीशन कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब तो आपको एक एक करके मैं अब थोड़ा लेवल पे ले चलता हूं क्वेश्चन वाले। देखिए कहता है कि वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल मीनिंग बट साई स्क्वायर टेल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन द बाउंड्री ऑफ द एटम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है लेकिन साई स्क्वायर की फिजिकल मीनिंग है। क्यों? अब जरा समझाता हूं। जैसे मान लो अगर ये हमें ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है, तो जरा देखिए जब तक ये ओरिजिन के ऊपर है इसके वेव्स तब तक तो ठीक है भाई कि यहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है यहां। लेकिन क्या कभी प्रोबेबिलिटी किसी चीज के पाए जाने के चांस क्या माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। बट किसी चीज की उपस्थिति के, किसी चीज के पाए जाने के, किसी चीज के प्रेजेंस के, किसी चीज के अवेलेबिलिटी के चांसेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। लेकिन जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया स्पेस कोऑर्डिनेट और वेव फंक्शन साई के बीच में, तो देखा गया कि वो नेगेटिव में भी आ रहा था। तो नेगेटिव में आना इस बात का प्रमाण है कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। बट जब हम जैसे मान लो y एक्सिस पे साई था और यहाँ पे मान लो स्पेस कोऑर्डिनेट था, तो अगर हम साई स्क्वायर कर देंगे तो इसकी सारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं? यानी ये सब हिस्सा जो नीचे की तरफ है ये सब ऊपर की तरफ चला जाएगा। कर्व खींचना जानते हो ना भाई, जब y स्क्वायर हो, y एक्सिस पर साई का स्क्वायर हो गया, तो जैसे मान लो अगर वहीं कहीं मान लो -2 आया, तो -2 आया अगर साई की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर तो हमेशा 4+4 यानी पॉजिटिव ही आएगा ना। यानी कि जब y एक्सिस पर प्लॉटेड कोऑर्डिनेट का क्या कर दिया गया? स्क्वायर कर दिया गया, तो अब उसकी नेगेटिव वैल्यू के आने की संभावना क्या हो गई? रूल आउट हो गई। इसलिए साई की तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती, लेकिन साई स्क्वायर की फिजिकल मीनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। और साई स्क्वायर हमें बताता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति सबसे ज्यादा हो सकती है। प्यारे बच्चों, दूसरे पॉइंट में कहता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 1 एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 0। तो देख लीजिए, कहता है साई स्क्वायर की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत हाई है। और अगर कहीं साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? मिनिमम यानी कि 0, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, यानी लगभग 0 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने पीछे मुझसे पढ़ा होगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो। तो हम कह सकते हैं कि सभी नोडल प्लेन पर साई स्क्वायर हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। तीसरे पॉइंट में आपको वही मिला होगा। देखिए नोडल पॉइंट भी हो सकता है। 1 सेकंड चेक कर लेता हूं बच्चों, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं तो सब मेहनत पानी में फिर जाएगा। नहीं जा रहा, थैंक यू। कहता है नोडल पॉइंट भी बोल सकते हैं, नोडल प्लेन भी बोलते हैं, या नोडल सरफेस भी बोलते हैं। कहता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट, नोडल सरफेस एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी वहां पे 0 होगी, तो साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा वहां पर कितना होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके मैदान में आते हैं। सबसे पहले लिखा है रेडियल नोड। किसे कहते हैं रेडियल नोड? तो देखिए, पहले थ्योरेटिकली समझिए, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके समझाता हूं। यहीं पे कहता है रेडियल नोड एंड नोडल सरफेस। हाँ, तो पहले इनका दोनों नाम जानते रहो। इसे ही बोलते हैं रेडियल नोड और इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों नोडल सरफेस। कहता है कि नोड और सरफेस प्रेजेंट at the junction of two orbital of same orientation is known as radial node and nodal surface। ठीक है, कह रहा है, ध्यान से समझना, नोड और सरफेस प्रेजेंट at the junction of two orbital। जैसे मान लो, और आगे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ऑफ सेम ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए
कि मैं आपको 1s बना दूं, फिर मैं 2s बना दूं, फिर मैं 3s बना दूं, और फिर मैं जरा देखो ऐसे करके 4s बना दूं। तो जरा गौर से इस डायग्राम को देखो और इस डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या कहता है? रेडियल नोड या नोडल सरफेस, नोड और सरफेस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल का जंक्शन। देखिए एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, इनके बीच का जंक्शन देखो ये है खाली जगह। कहता और कहता है उन दोनों ऑर्बिटल को का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है। जैसे देखिए ये जो पूरा खाली जगह है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो सकती है? ये जो पूरी खाली जगह आपको दिख रही है, क्या इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हो सकता है? ये जो पूरी खाली जगह आपको दिख रही है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इन्हीं खाली जगहों को अपन क्या बोलते हैं? रेडियल नोड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये किसके लिए था? ये 1s के लिए था। ये किसके लिए था? 2s के लिए था। ये किसके लिए था? 3s के लिए था। और ये किसके लिए था? 4s के लिए था। तो प्यारे बच्चों जरा देखो कि कितने रेडियल नोड आ गए हमारे पास, 1 2 3। तो यहां पर टोटल रेडियल नोड जो निकल के आए प्यारे बच्चों वो कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है, अब हम इसको किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1p तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो जरा देखिए अगर हमारे पास कहीं पे इस तरह की व्यवस्था, मान लीजिए 2p है ये, दिस इज द 2p, फिर मान लीजिए कहीं ऐसे है, दिस इज द 3p, और फिर मान लीजिए कहीं ऐसे है एंड दिस इज द 4p। तो जरा देखो अप्लाई करो। कहता है दो ऑर्बिटल का जंक्शन जहां होगा उनके बीच का वो वैकेंट स्पेस ही क्या कहलाता है? रेडियल नोड या नोडल सरफेस। बस आपको ध्यान रखना है कि जिन दो ऑर्बिटल को आप कंसीडर कर रहे हो उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सेम। यानी p ले रहे हो तो p और s ले रहे हो तो s। तो जरा देखो इस 2p और इस 3p के बीच ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। इस 3p और इस 4p के बीच ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो देखो एक ये और एक ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? अब ये एक पूरे ऑर्बिटल के नोड है ना, ऐसे मत करना कि एक ये नहीं। 2p 3p के बीच एक ये स्पेस है, देखो ये वाला और ये वाला, और 3p और 4p के बीच में ये स्पेस है और ये स्पेस है। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे? इन्हें हम रेडियल नोड बोल देंगे। तो 4p के पास तक टोटल रेडियल नोड कितने थे? 1 और 2 रेडियल नोड थे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे और कुछ बातें आपको और सिखाएंगे, एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कहता है टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सबशेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते गए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s या 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p एंड सो ऑन, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ रेडियल नोड भी बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं बढ़ते चले जाएंगे? भाई अगर मान लो 2p 3p 4p तक लिया तो 2 आया, अभी 5p तक ले लेता तो 3 आ जाता, 6p तक ले लेता तो 4 आ जाता, 7p तक ले लेता तो 5 आ जाता। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरे पॉइंट में कहता है एज रेडियस इंक्रीजेस नंबर ऑफ रेडियल नोड आल्सो इंक्रीजेस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। मेरे प्यारे बच्चों अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अगला पॉइंट जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगुलर नोड के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर नोड क्या होता है जरा देखिए। कहता है नोड which depends on angular distance of electrons in orbital is known as angular node। ठीक है। In general angular node equal to total number of nodal plane। ठीक है, जनरली कह रहा है कि जो एंगुलर नोड है वो किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन के बराबर होता है। ठीक है, कहता है एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो लास्ट वाली बात है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेडियल नोड था वो तो डिपेंड कर रहा था किस पर? वो डिपेंड कर रहा था
न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर, लेकिन जो एंगुलर नोड है वो डिपेंड नहीं करता किस पर, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर। तो मैं इसे समझाता हूं, ये क्या डेफिनेशन से उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जब तक दिखे ना। देखो जैसे आपने पीछे देखा कि दो ऑर्बिटल के बीच का जो वैकेंट स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। बस कंडीशन यह है कि दोनों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सिमिलर होना चाहिए। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट शेल बट एक्चुअली देयर ओरिएंटेशन इज सिमिलर। 2s 1s से बड़ा है लेकिन शेप में 1s के जैसा है। 3s 4s भी 1s 2s से बड़ा है बट ओरिएंटेशन में, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शेप है उसमें वो 1s 2s के जैसा है। ठीक उसी तरह से मैंने यहां पे भी आपको समझाया। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैं कंसीडर करूं अगर आपको क्या समझाने को, एंगुलर नोड, तो ध्यान पूर्वक देखना। जैसे मान लीजिए ये हमने 2p कंसीडर किया और जैसे मान लीजिए हमने ये 3p कंसीडर किया, और ये जो 2p और 3p हैं, ये 2p सपोज करो x है और ये 3p x है। तो इसमें जरा देखो जो नोडल प्लेन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द x एक्सिस। ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस और है, एक y है और एक z है। ठीक है, तो जरा देखो y और z में जो एक प्लेन बनेगा, ध्यान पूर्वक समझना, पीछे भी समझा रखा हूं। जब हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं तो तीन प्लेन बनता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब यहां जरा देखो P में जहां जहां ऑर्बिटल है वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी को ही तो दर्शाता है। अब जरा देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है नीचे भी है, तो जहां जहां एक्स एक्सिस होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां एक्स एक्सिस नहीं होगा वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यानी ये जो वाई जेड प्लेन है ना, ऐसे देखो जेड एक्सिस सामने होगा ना, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ऐसे एक जेड एक्सिस सामने होगा। तो ये जो प्लेन है, ऐसे देखो, ऐसे जो काटे हम लोग, या मान लो ऐसे हम एक पेपर रख के ऐसे एक प्लेन क्रिएट कर दें, सपोज करो इस तरह से, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ऐसे रखूं, देखो तो इसमें y एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, z एक्सिस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से तो आपको ये पतला सा दिखेगा बट एक्चुअली ये पूरा एक प्लेन है कि नहीं, हाँ देखो ये पूरा प्लेन है। तो इस प्लेन को हम बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड हो जाएगा। तो अब तुम कितना भी कंसीडर करो, तुम यहां पे 4p कंसीडर कर दो, थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ा दो, तो क्या बताओ एंगुलर नोड बदल जाएगा? नहीं, एंगुलर नोड तब भी एक ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए यहां पर कहता है कि एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से तुम कितनी भी दूर चली जाओ, 4p के x के बाद तुम क्या ले लो, तुम 5px ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी यही yz एक्सिस ही हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, नोडल प्लेन की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम और किस नाम से जान सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं एंगुलर नोड के नाम से। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सरकारों को मैं ये बात समझा पाया हूँगा। आपके लेवल पे इसे पढ़ा पाना बहुत कठिन होता है और समझा पाना भी बहुत कठिन होता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके पास कुछ ऐसा होगा जो सबों के पास तो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, देखते रहो और बातों को समझते रहो। अब हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। कहता है एंगुलर नोड ये हमेशा किसके बराबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L के बराबर। दिस इज द एक्चुअली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L। नोडल प्लेन ये भी किसके बराबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L। लेकिन यहां पे जरा देखो क्या लिखा है, नॉट ऑलवेज। कब नहीं होता ये भी बता देता हूं। प्यारे बच्चों, एक ऑर्बिटल होता है dz स्क्वायर। dz स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, और dz स्क्वायर में नोडल प्लेन के कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं होते। यहां पर हम कॉनिकल नोड पढ़ते हैं, तो क्योंकि dz स्क्वायर में नोडल प्लेन होता ही नहीं है, इसलिए अगर dz स्क्वायर का तुम L निकालोगे तो L की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, लेकिन इसमें जो नोडल प्लेन होगा वो 0 आएगा। और देखो डमरू जैसा एक कॉनिकल नोड ऊपर गया है, एक कॉनिकल नोड नीचे गया है, पीछे मैंने इसे पढ़ा रखा है। तो यहां पर कॉनिकल नोड की बात की जाएगी, तो कॉनिकल नोड कितने आ जाएंगे, 2। तो क्योंकि dz स्क्वायर में नोडल प्लेन होता ही नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि नोडल प्लेन हमेशा
किसी भी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन हमेशा उसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, क्योंकि जैसे तुमने ऑलवेज बोला तैसे ही वो एग्जांपल में क्या रख देगा सामने, dz² और आप फंस जाओगे असर्शन रीजन और बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बच्चों एक होता है स्फेरिकल नोड, ये जो है 1 नहीं है, ये भी L है, तो ये n-L के बराबर होता है। जो स्फेरिकल नोड होता है इज इक्वल्स टू n-L, ये किसके बराबर होता है, n-L, वेयर L इज व्हाट, वेयर L इज एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जहां सीधी डंडी दिख रही है सब स्मॉल l है, ठीक है, ये देखो ये L और यहाँ पर टोटल नोड ये तो नहीं L है, ठीक है। तो चलो एंगुलर नोड हमेशा पूछे तो क्या देखोगे, उसका L देखोगे। जैसे कोई तुमसे बोले कि जो है s ऑर्बिटल का एंगुलर नोड क्या है, तो इसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें एक एंगुलर नोड है। कोई पूछे P के लिए एंगुलर नोड कितना होता है, L की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा। D के लिए कोई पूछे एंगुलर नोड कितना है, तो L की वैल्यू 2 होती है, 2 हो जाएगा। F के लिए कोई पूछे एंगुलर नोड कितना है, तो L की वैल्यू 3 होती है, 3 हो जाएगा। यानी तुम्हें कोई एंगुलर नोड पूछे झप से क्या लगा दिया करो, वो हमेशा किसके बराबर होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। नोडल प्लेन भी एजिम्यूथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, बट नॉट ऑलवेज। इन केस ऑफ dz² दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट ऑलवेज। अब स्फेरिकल नोड होता है वो n-L के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए। अब कहता है रेडियल नोड या नोडल सरफेस, तो ये जो रेडियल नोड या नोडल सरफेस है, जरा देखिए, जो रेडियल नोड होता है इसे हम लोग टोटल नोड के भी नाम से अगर ना आए तो चलो रेडियल नोड में हम लोग टोटल नोड में एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों, रेडियल नोड की। सॉरी, अगर हम लोग रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड किसके बराबर होता है, ये होता है रेडियल नोड का फार्मूला देखिए प्यारे बच्चों, दिया हुआ है कितना, n-L-1। अब जरा देखो एंगुलर नोड होते हैं 1, टोटल नोड कितने होंगे, तो जरा देखो ये जो टोटल नोड होता है ना, ये कुछ और नहीं, ये जो टोटल नोड आते हैं ये रेडियल नोड और एंगुलर नोड के सम के बराबर होते हैं। रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, n-L-1, और एंगुलर नोड कितना है L, तो L से L कैंसिल हो गया, कितना आ गया n-1। इसीलिए जो टोटल नोड्स के फार्मूले हैं वो कितने हैं, n-1। और स्फेरिकल नोड का फार्मूला तो मैंने पीछे बता रखा है, ये गलती से टाइप हुआ है, ये n-L है, दिस वन इज द n-L। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चन में कुछ अच्छा तूफानी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ चार्ट बनाता हूं, आप भी मेरे साथ बना दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं जो है रेडियल नोड, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगुलर नोड, और यहां पे मैं लिख देता हूं जो है रेडियल नोड हो गया, एंगुलर नोड हो गया, यहां पे लिख देता हूं टोटल नोड। इतनी बातें मैं लिख देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ है 7s 5px 6dz² या 9dx² y² 8i या मान लीजिए 7k, इतने ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं। इनके लिए हमें सब कुछ निकालना है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कोई कहे कि 7s में कुल रेडियल नोड निकालो, तो क्या करोगे भाई, रेडियल नोड का फार्मूला है क्या, n-L-1। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 7s 7वें सेल का एक सबसेल है, इसलिए इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। माइनस s की वैल्यू कितनी है, 0 - 1, ये कितना आ गया 6। इसके लिए निकालोगे तो 5px 5वें सेल का एक सबसेल है, यानी इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो 5 होगी तो मैंने n की वैल्यू 5 ले लिया, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी होगी, 1 और -1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। पीछे मैंने पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों, 3 आ गया। 6dz², अगर इसमें हम लोग रेडियल नोड निकालते हैं
तो जरा देखिए 6dz² के लिए कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 नहीं -2 -1 यानी कि 6 - 3 कितना हो गया 3। अगर 9d इसके लिए निकालेंगे तो 9 - 2 - 1 हो गया, ये कितना आ गया 6। 8i तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब जरा देखो S P D F G H I 0 1 2 3 4 5 6 i के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है -1, तो ये 1 आ जाएगा। और 7k यानी 7k की वैल्यू तो 7k, तो जरा j नाम का कोई सबसेल होता नहीं फिर k आता है, तो इसके लिए 6 के बाद क्या हो जाएगा 7। अब जरा देखो 7वें सेल में कितने सबसेल होंगे देखो S के लिए 0, P के लिए 1, D के 2 3 4 5 6 ठीक है, I J K ठीक है, K के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो जरा देखो 7 - 1 ये कितना हो जाएगा माइनस में आ रहा है। क्या कभी रेडियल नोड नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो जरा देखो 7वें सेल में 7k होगा ही नहीं, जहां तक मैं चेक कर देता हूं। 7वें सेल में कितने सबसेल होंगे 7, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो वो 7 कौन होंगे 7s 7p 7d 7f 7g 7h और 7i 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 7 सेल में इतने ही सबसेल होंगे, यानी 7वें सेल में 7k नाम का कोई सबसेल होगा ही नहीं। अब ये बात तुम्हें कैसे पता लगेगी, जब तुमने मुझसे क्वांटम नंबर पढ़ रखा हो, वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्यारे बच्चों इसलिए यहाँ पर देखिए रेडियल नोड नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, एंगुलर नोड की बात करेंगे। एंगुलर नोड हमेशा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, हमेशा एज़िमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 1, और यहाँ पर एंगुलर नोड कितना हो जाएगा dz² में हम लोग नोडल प्लेन नहीं पढ़ते हैं, एंगुलर नोड होता है। तो एंगुलर नोड यहाँ पे कितना हो जाएगा dz² में 2, और dx²y² में भी 2, और 8i में कितना हो जाएगा, i के लिए जरा देखो 6 है l की वैल्यू 6, और ये तो अस्तित्व में नहीं। टोटल नोड कितना हो जाएगा रेडियल नोड और प्लस किसके बराबर हो जाएगा एंगुलर नोड के सम के बराबर। तो अगर हम यहाँ 6 + 0 कर दें तो ये कितना हो गया 6, और 3 + 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और 3 + 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 5, और 6 + 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 6 + 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 8, और 6 + 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 7। जैसे ही इसको करोगे तुरंत तुम्हें होशो हवास में रहना पड़ेगा। इस ऑर्बिटल के लिए गौरपूर्वक देखना, यहाँ पर जो डिफाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनिकल नोड डिफाइन होता है, और हम जानते हैं कि D में कॉनिकल नोड कितना आता है। तो यहाँ हम जब रेडियल नोड निकालने जाएंगे तो भी गलती करेंगे। यहाँ जब हम एंगुलर नोड निकालेंगे तो ये वही दोनों एंगुलर नोड हैं जो जिन्हें हम कॉनिकल नोड के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, ना तो रेडियल नोड निकालो, ना कॉनिकल नोड निकालो, ना टोटल नोड निकालो। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको दे रखा था। dz² में हम हमेशा याद रखेंगे कि केवल और केवल 2 नोड होते हैं, और वो 2 के दोनों क्या होते हैं कॉनिकल नोड होते हैं। ध्यान रख लेना ये बात। तो ये पूरी बात हम गलत कर देंगे, बाकी सबको क्या मान लेंगे सही। लिख करके गलत काटना, और यहाँ पर बहुत स्टार मार के अपनी कॉपी में लिखना कि हियर ओनली conical node is defined, conical node is defined। यहां पर सिर्फ क्या मालूम रहता है बच्चों, conical node defined रहता है। आगे चलेंगे और धीरे धीरे बातों को तोड़ेंगे। जैसे हमसे एक क्वेश्चन दिया है, कहता है टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड एंड नोडल प्लेन, प्लेनर है नोडल प्लेन प्रेजेंट इन 3px। ठीक है, तो 3px में हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्फेरिकल नोड कह रहा है। क्या है फॉर्मूला, n - l, याद रखना पड़ेगा। n कितना है 3, l कितना है 1, कितना आ गया 2। दूसरा क्या कह रहा है रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या सिखाया, n - l - 1, n कितना है 3, l कितना है 1, और 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब आगे पूछता है हमसे नोडल प्लेन। तो 3px में नोडल प्लेन तो हमेशा एंगुलर नोड के बराबर होता है ना। नोडल प्लेन ये किसके बराबर होगा, एंगुलर नोड के बराबर होगा, और जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर से, तो ये 1 हो जाएगा।
हम उसका नाम भी बता सकते हैं। देखिए 3px में ऑर्बिटल x एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दिस वन इज x, दिस वन इज y एंड हियर z एक्सिस इज प्रेजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वेयर वी आर टीचिंग। देखो अब जरा गौर पूर्वक समझना प्यारे बच्चों, अगर हम कहें कि x में है तो x y y z x, जहां जहां x मौजूद होगा वहां वहां ऑर्बिटल होगा, और जहां जहां ऑर्बिटल होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये जो नोडल प्लेन है उसका नाम है YZ, और ये अकेला एक नोडल प्लेन है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा, मैं आपको सिखा पाया हूंगा। अगला क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन एंड कॉनिकल नोड प्रेजेंट इन 3DZ² ऑर्बिटल आर। ठीक है, नोडल प्लेन पूछा तो 3DZ² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा, पता नहीं कितनी बार बता चुका। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे बताओ? इसका मतलब नोडल प्लेन तो जीरो होंगे, तो किस में जीरो है? इसी में है, यानी वही आंसर हो गया। बट थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉनिकल नोड तुम्हें मालूम है कि कितना होता है, ये रहा तुम्हारा DZ²। इसमें दो कॉनिकल नोड होते हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा ऐसे डमरू जैसा नीचे की तरफ। देखो इस पूरे डमरू पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और इस नीचे वाले भी डमरू पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी उम्र कम है, अब इसमें ज़्यादा रिसर्च में मत घुसने लगना, अभी बड़े होगे और बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, तुम्हारी बहुत अच्छा मतलब लाइफ होगा, अच्छा करियर होगा। होप कि IIT वगैरह क्रैक कर सको तो ये सब सीख पाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, या कोई जो है MSc PhD करता है क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स से, तो भी वो भी इन सब चीज़ों को जान पाएगा। अभी तुम इतना याद रखो कि DZ² में चुपचाप ध्यान रखो क्या कि नोडल प्लेन नहीं होते, कॉनिकल नोड होते हैं। किसे बोलते हैं? इस ऊपर वाले डमरू और इस नीचे वाले डमरू को। ठीक है, तो नोडल प्लेन हो जाएगा 0 और कॉनिकल नोड हो जाएगा 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत छोटा है बट अच्छे को रगड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, हमसे कहता है वेव फंक्शन, एंगुलर फंक्शन एंड रेडियल फंक्शन। तीन बातें हमको समझाने की कोशिश करता है। क्या क्या? वेव फंक्शन, एंगुलर फंक्शन एंड रेडियल फंक्शन। कहता है वेव फंक्शन ऑफ एटम, यानी कि ये साई इज कंसिस्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ये देखो, ये जो वेव फंक्शन है साई, ये किसके लिए जिम्मेदार रहता है? साई NLM। ठीक है, यानी जो वेव फंक्शन है किससे बना होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेव फंक्शन के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। ठीक है, कहता है ये रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। रेडियल वेव फंक्शन को निर्माण करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजम्यूथल क्वांटम नंबर, और एंगुलर वेव फंक्शन का निर्माण करते हैं एजम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ जाता है और फंसा देता है। कैसे आता है मैं बताता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, साई आर को RR से भी लिखते हैं और साई थीटा को डेल थीटा फाई से भी लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। ध्यान रखोगे कि जो वेव फंक्शन होता है वो दो वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, रेडियल और एंगुलर। देखिए यहाँ हम रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें वेव फंक्शन मिलके तैयार हो रहा है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्यारों, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन NLM। ठीक है, साई जो है वो किस पे डिपेंड करता है? NLM। ऐसे देगा, देखो ऐसे कह देगा साई और आपको दे देगा 3 और आपको दे देगा 3 2 0, या आपको लिख के दे दिया कि साई 4 2 1। इसमें कितने नोडल प्लेन हैं? कितने नोडल प्लेन हैं? ठीक है, और इसमें कितने नोडल प्लेन हैं? इसमें भी पूछ लेता है। चलो तो देखो, अब आप अचानक से देखोगे साई 3 2 0, ये तो सर मैंने कभी देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? मैं तो पढ़ा रहा हूं। देखो अब साई 3 2 0 यानी 3 क्या है? n की वैल्यू है, 2 क्या है? l की वैल्यू है, और 0 क्या है? m की वैल्यू है। ठीक है, अब जरा ध्यान पूर्वक देखना प्यारे बच्चों, तीसरा सेल और l की वैल्यू 2 यानी d सबशेल। अब d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं DZ² के ही लिए m की वैल्यू 0 ली जाती है, बाकी -2 -1 0 +1 +2 ये आपस में इंटरचेंजेबल भी रहते हैं। बट 0 वैल्यू किसके लिए कंसीडर की जाती है? DZ² के लिए। बात मैंने आपको पीछे समझा रखा है। यानी कि अगर वो कह रहा है साई 3 2 0, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो 3
डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा है। देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 यानी d सब शेल, और m की वैल्यू 0 यानी d सब शेल का डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अगर इसमें वो तुमसे पूछे कि नोडल प्लेन बताओ तो इसमें नोडल प्लेन तो 0 होंगे। अगर पूछे कॉनिकल नोड बताओ तो इसमें कॉनिकल नोड तो 2 होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। अगर इसको पूछे, देखो चौथा सेल ओके, और चौथा सेल डी एल की वैल्यू 2 है यानी डी सब शेल और 1 है, तो 1 में बहुत कुछ हो सकता है। देखो डी में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, -2 -1 0 +1 +2, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये डी एक्स वाई है और ये डी वाई जेड है और ये डी जेड स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये इसके सिमिलर है। ये हम इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ भी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये डी जेड एक्स हो जाएगा। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, आइदर डी वाई जेड, और ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डी जेड एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैल्यू आपस में इंटरचेंजेबल होती है। कहाँ पढ़ा रखा है मैंने, आपको क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। 4d जेड की बात कर रहा है या 4d वाई जेड की बात कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर हम यहाँ पर नोडल प्लेन पता करें तो नोडल प्लेन तो हमेशा L के बराबर होते हैं। L की वैल्यू कितनी होगी 2, कहो तो वो मैं तुम्हें दिखा दूं। अगर वाई जेड की बात कर रहा है तो ये x y या वाई जेड मान लो इसको और x को बाहर मान लो, तो यहाँ ऐसे होगा। देखो अगर कोई चीज वाई जेड प्लेन में है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो यहाँ जरूरी नहीं कि जहां जहां x है वहां वहां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स x के सिमेट्रिकल या y के सिमेट्रिकल नहीं है, ये प्लेन के बीच में है। अगर कहीं जैसे px ऐसे है, x के सिमेट्रिकल है, तो मैं बोल सकता हूं जहां जहां x होगा वहां वहां p होगा, जहां जहां p होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। बट यहां ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एक्सिस। तो क्योंकि अगर कोई चीज एक प्लेन में है तो दूसरे में नहीं पाई जा सकती। समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉपी रखी हुई है, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक कॉपी रखी हुई है और मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। अगर मैं यहाँ इस पेन को रख दूं तो ये किस प्लेन में है बताओ, ये एक्स और वाई प्लेन में है। वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। अब क्या तुम इस प्लेन को इस पेन को इस प्लेन में पा सकते हो? अगर यहाँ रखा है तो कितना भी कोशिश करो, सारे जीवन यहाँ पे ढूंढोगे तो पेन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेन तो यहाँ पे मौजूद है। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज यहाँ पर मौजूद है एक्स वाई प्लेन में, तो क्या वो वाई जेड और जेड एक्स में होगा? नहीं। तो ये दोनों हैं वो नोडल प्लेन, उनका नाम क्या होगा, वाई जेड और जेड एक्स। अगर तुम इसके लिए बात करते हो जेड एक्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई और वाई जेड, ये दोनों होंगे नोडल प्लेन। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी और मैं अपनी बात आप तक बहुत मैनर्ड वे में पहुंचा पाया हूँगा। हेलो हेलो हेलो, अब आगे चलते हैं। ऐसे आप जितना कहिए उतना मैं करता चला जाऊं, टाइम पास सा हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं कोई कह दे कि 401 ये कौन सा ऑर्बिटल है और इसमें कितने नोडल प्लेन मौजूद हैं।
कितने एंगुलर नोड मौजूद हैं, कुछ भी आपसे ऐसा, या कितने स्फेरिकल नोड मौजूद हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये 4 क्या हो गया n, जब ये मालूम रहेगा तो सब कर दोगे। 0 क्या हो गया l, और ये क्या हो गया m। तो ये तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा बच्चों, क्योंकि l की वैल्यू 0 होने पर m की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर ऑप्शन में है कि दिस ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट, तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा लिखा है 410, तो जरा देखो n की वैल्यू हो गई ये l, और ये क्या हो गया m। हाँ, l 1 होने पर m 0 हो सकता है, यानी कि ये 4 P की बात कर रहा है और m 0 है, यानी PZ की बात कर रहा है। अब ये मैंने PZ कैसे किया फिर बता देता हूँ, 100 बार बता चुका हूँ। -1 0 +1 इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, m की वैल्यू 0 PZ के लिए हो सकता है, PX और PY के लिए -1 +1 होता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसके लिए भी +1 और इसके लिए भी -1 हो सकता है। बट PZ के लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो मैं आगे चलता हूं और आपको सिखाता हूं। ये 4pz है, और 4pz की बात करो, अगर इसमें स्फेरिकल नोड की बात करोगे तो n-l कर दूंगा, 3 आ जाएगा। अगर इसमें कॉनिकल नोड की बात करोगे तो बोल दूंगा 0 है, उसमें वो तो सिर्फ dz स्क्वायर में होता है। रेडियल नोड की बात करोगे 4 - 1 कर दूंगा, 2 आ जाएगा। एंगुलर नोड की बात करोगे तो l की वैल्यू कितनी है, 1 आ जाएगा। अब ऐसे, और अगर पूछोगे कि नोडल प्लेन कितने हैं, तो नोडल प्लेन हमेशा एंगुलर नोड के बराबर होते हैं, वो भी 1 ही आएगा। और वो अगर पूछोगे वो कौन है, तो z में है, तो जहां जहां z होगा वहां नहीं होगा, x y y z z x, क्योंकि इलेक्ट्रॉन p में एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो ये दोनों नहीं है, ये हैं। यानी उस नोडल प्लेन का नाम अगर तुमसे पूछे तो दैट इज x y। उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। जो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में, बहुत ही आसान है। सबसे पहला ग्राफ हमें खींचना है रेडियल फंक्शन कर्व। ये किसके किसके बीच में बनेगा, साई और आर के बीच में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस एक बात याद रखना, s के लिए कहां से शुरू होगा, y एक्सिस के लिए, बाकी सबके लिए, बाकी ऐसे लिख देता हूं, बाकी सबके लिए कहां से शुरू होगा बच्चों, बाकी सबके लिए ये शुरू होगा ओरिजिन से। ओरिजिन से बहुत ही आसान है। देखो अब इसकी बैंड बजा देता मैं। जैसे मान लो आपसे कोई कर्व खींचने को कह रहा है 9s के लिए, ठीक है, 9s के लिए आपको कर्व खींचने को कह रहा है, तो उसका जरा देखो रेडियल फंक्शन कर्व कह रहा है, तो साई आर और आर खींच दो, ठीक है। अब अगर 9s कह रहा है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ऑर्बिटल कौन सा है, s है ना, इसका मतलब ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा y एक्सिस से। अब उसके बाद दोबारा आपको पता करना है इसमें रेडियल नोड कितने हैं, तो रेडियल नोड n-l-1 से पता लग गया 8 है, ठीक है। तो जरा देखो इसको हम ऐसे शुरू करेंगे, मान लो हमने यहां रखा ये 1, नीचे गए ये 2, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे। देखो ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे को स्पेस और चाहिए क्योंकि नीचे जगह कम हो गई है। तो ये देखो, रुको, ऐसे खींच देंगे, ऐसे बड़ा कर दो, बीच से फाड़ दो इसको। ये साई आर था, ये आर था, हमारे पास रेडियल नोड 8 आए थे। तो चलो शुरू करो, यहां से मान लो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मत कट करवाना, इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाओ ऐसे, यानी इससे ऊपर होना चाहिए। अब मत कट करवाना। देखो रेडियल नोड कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी बार ही हम उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे कट करवाएंगे। जैसे कोई तुमसे बोले, मान लो कि तुमसे कोई बोलता है कि 8 या 9k के लिए बनाओ, चलो मान लो कोई तुमसे पूछे कि 9k के लिए बनाओ, तो जरा देखो S P D F G H I J नाम का कोई सबशेल होता नहीं है, और ये हो गया k, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, ठीक है। अब जरा देखो, तो k है, ओके, s नहीं है, ओरिजिन से शुरू होगा। इतना तो क्लियर हो गया कि ग्राफ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया कि ग्राफ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, तो अब तुम्हारा दूसरा टास्क है क्या पता करो, रेडियल नोड पता करो। रेडियल नोड कितना होगा, n-l-1, यानी 9 - l की वैल्यू कितनी है, 7, और -1 कितना आ गया, 1। अच्छा, ये तो एक ही बार कटेगा भैया, ये गया, ऐसे हो जाएगा,
अगर आप किसके बीच में खींच रहे हैं, साई आर और आर के बीच में। जितने रेडियल फंक्शन आए, जितने रेडियल नोड आए, उतनी बार तुमको कट कराना है वाई एक्सिस को। तो किसी का भी ग्राफ कहो मैं बना के दिखा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई कह दे सर 12p का बना दो, 12pz का, अबे अभी बना देता, काय को टेंशन लिया है। ये देख रेडियल वेव फंक्शन कर्व, ओके, साई आर और किसके बीच में, आर, ठीक है। चलो जरा पता करो, n माइनस एल माइनस 1, 12 माइनस 1 माइनस 1 यानी 10 आ गया, ठीक है। ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा। काउंट कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये है रेडियल फंक्शन कर्व किसका, 12pz का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए कर्व कहता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। बच्चों ये खींचा जाता है साई स्क्वायर आर और आर के बीच में। अब जरा देखो वाई एक्सिस वाला हिस्सा अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो अब नेगेटिव, जो ग्राफ की नेगेटिव वैल्यू थी वो सब खत्म हो जाएगी, वो सब मिरर इमेज बन के पॉजिटिव में आ जाएगा। भाई अगर मान लो मेरे पास वाई स्क्वायर है तो वाई की कोई भी वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो भी 4 आएगा, वाई की वैल्यू -2 डालोगे तो भी 4 आएगा। तो अब देखना सीधी सिंपल बात है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ एज इट इज। केवल जो वहां पे ग्राफ नीचे आ रहा था नेगेटिव में, वो अब यहां नेगेटिव में नहीं आएगा। अब हम इसको सीखते हैं। जैसे मान लो कोई कहे 6s के लिए निकालो, तो n माइनस एल माइनस 1 यानी 6 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे ही हमें पता लग गया कि इसमें रेडियल नोड कितने हैं, 5, और ये क्या है 6s, कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा y एक्सिस से। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही का वही, तो y एक्सिस से शुरू किया। चलो देखो 1, अब नीचे मत जाना क्योंकि यहां साई स्क्वायर प्लॉटेड है, वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो जब नीचे नहीं जाना है तो जरा गौर पूर्वक देखो, हम कहां गए, इसके बाद 1 के बाद कहां जाएंगे, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5, अब मत कट कराना। तो ये हमारा कर्व हो गया। ऐसे आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कह दे कि जो है 6f के लिए ड्रॉ कर दो। चलो तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6, l कितना हो जाएगा 3, और 1 तो 1 ही है, यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ठीक है। लो हमें साई स्क्वायर आर और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, 6f का बनाना है। तो लो बना देता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या ये s है, नहीं, तो कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। कितनी बार कट कराना है, 2 बार। 1, नीचे जा सकता हूं नहीं क्योंकि वाई स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ये गया 2, अब तीसरी बार मत कटाना, ऐसे कर देना, बात खत्म हो गया। ये किसका बन गया, 6f का, किसके बीच में, साई स्क्वायर आर और आर के बीच में। बच्चों अगला ग्राफ जो है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है। ये बच्चों खींचा जाता है, अब आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर और आर के बीच में, ध्यान रखिएगा। और इसके सारे ग्राफ कहां से शुरू होते हैं, ऑल आर स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, चाहे एस हो चाहे कुछ भी हो, स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ये सबके सब कहां से शुरू होंगे, ओरिजिन से शुरू होंगे। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, कौन सा कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ध्यान देखो, जैसे मान लो 6p का तुम्हें बनाना है, 6pz का, तो सबसे पहले रेडियल नोड निकालो, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 6 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 4। अब जरा देखो ये ओरिजिन से ही जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। अब बच्चों अगर यही 9s का हो मान लो, तो 9s का कैसे बनाओगे, जरा देखो, n माइनस एल माइनस 1, तो कितना आ गया, 9 माइनस 0 माइनस 1, 8 आ गया। अब ध्यान रखना, अब तक जो तुमने s का कर्व खींचा था वो y एक्सिस से शुरू हो रहा था, लेकिन जब रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व खींचोगे तो वो y एक्सिस से नहीं शुरू होगा, वो सबका, चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, सबका ओरिजिन से शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर और आर के बीच में खींचोगे तो ये कैसा जाएगा, जरा देखो, ओरिजिन से। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि s होते हुए भी ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे ऑर्बिटल ओरिजिन से जाते हैं। कितनी बार कट कराना है भाई, 8 बार। तो लो 1
2 3 4 5 6 7 8 और आगे ऐसे कर देना, मत कट करवाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है, जिसमें मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थ्योरेटिकल सेशन कवर किया। अब एक और इस पे सपोर्टिंग लेक्चर डाल दूंगा कल तक, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस और उन पे कैसे हम कमांड डेवलप करें। अगर आप ये पूरा दोनों लेक्चर देखते हैं तो मुझे लगता है कि नीट और जेई के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नीट के लिए तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जेई में आप मेरे कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, स्पेशली एडवांस वगैरह के लिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।